पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हो, इम्यूनिटी होती कैसे वर्क करती है। आज आपके बहुत चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में काम आने वाली चीजें हैं। एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको एक्चुअलिटी में सेटिस्फेक्शन मिलेगी आज और कल जो हम ये चीज पढ़ेंगे। तो मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? राहुल सर। हाँ जी सर। जी भावना जी, पूजा जी, अगर मेरा नेटवर्क इशू हो तो मुझे कॉल कर देना, क्योंकि मैं वापस हरियाणा में आ चुका हूँ। मे भी यहाँ पे नेटवर्क इशू हो सके शायद, ओके मुझे कॉल कर देना। ओके। राहुल सर, क्या इसको लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम को? लिम्फेथेटिक अलग है, लेकिन दोनों मिलके एक कार्य करते हैं। अच्छा। लिम्फेथेटिक में क्या होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों आ जाते हैं। अभी मैं लिम्फेथेटिक ही पढ़ाऊंगा आपको, कि उसका भी दोनों में देखिए। आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर से आपको आसानी होगी देखने में। ऐसे ही जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, वहां पे भी मैंने ऐसी पिक्चर आपको दिखाई थी, लेकिन वहां पे आपने ध्यान दिया होगा, कुछ नाइल ने ब्लू कलर की थी और कुछ लाल रंग की थी, है ना। वो क्या थी? ब्लू कलर में जो थी वो वेन्स थी, सिराए जिसको हम बोलते हैं। वो जो रेड कलर की थी उनको हम धमनियां, आर्टरी हम धमनिया। कहते हैं। धमनियां, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम से आपको देख ले, आपको याद आ जाएंगी। जो रेड कलर की थी वो आर्टरी है, हमारी धमनी है। और जो धमनी जो है हृदय से, इनके पहले तो लंग्स से शुद्ध रक्त लेके आई है, और हृदय के जो लेफ्ट वाला पोर्शन से एरोटा निकली है, वो पूरे शरीर में फैली हुई है। और पूरे शरीर में गई है सेल्स और टिश्यू से जो एक्स्ट्रा जो ब्लड निकला है, जो जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो आया है। और जिन नसों में वो आया है उनको हम वेन्स कहते हैं, और उनका कलर ब्लू कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आर्टरी के मुकाबले कम है, इसलिए हम उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब आप इस डायग्राम में आप देखेंगे कुछ ग्रीन कलर का ऐड हो गया। ये ग्रीन कलर इसी को ही बोलते हैं लिम्फेथेटिक वेसल्स। मतलब कि जैसे कि ब्लड वेसल्स आपने सुनी होगी ना, कि रक्त को ले जाने वाली नसें, ऐसे ही कुछ रक्त को ये लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं ये लेके जाती हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, जिससे आपको ना जल्दी समझ आएगा। एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये मुझे नेट पे मिला नहीं है, इसलिए मैं खुद ही बना देता हूं। ठीक है, ये आप समझिए, ये हमारे टिश्यू हैं, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस हो गया, और ये ब्लड वेसल्स हो गए। अब यहां से प्योर ब्लड आ रहा है। प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? आर्टरी से आएगा, ठीक है। यानी कि छोटी जो धमनिकाएं होंगी टिश्यू तक पहुंचने में। ये हमारी सेल लगा लीजिए या फिर टिश्यू लगा लीजिए। यहाँ पे एक दिन में लगभग 20 लीटर ब्लड आता है एक उसके अंदर। और यहां से जो जाएगा खून, जो हम ब्लू कलर की बोलते हैं, उनको वेन्स कहते हैं। यहाँ पे 17 लीटर ब्लड वापस जाता है। कोई मुझे बताएगा? गया तो 20 लीटर और वापस आया 17 लीटर। 3 लीटर कहाँ गया? सेल ने आपको यूज पता कर हो लिया। तो सेल्स और टिश्यू में गया सर। तो सेल्स टिश्यू क्या अपने पास रखेंगे उसको? क्या हर बार खाते रहेंगे? सेल टिश्यू कहाँ लेके जाएंगे? 3 लीटर थोड़ा होता है क्या, बताओ? स्पिलिन में सर वो स्टोर करते हैं भैया। होने के कारण लिम्फ वेसल्स हो जाएंगे। तो वेरी गुड, मीनाक्षी जी ने उत्तर दिया है। मीनाक्षी जी पूरा कंप्लीट करो अपना आंसर। सर लिम्फ वेसल्स। वेरी गुड, ये है आंसर इसका।
ये आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर की नहीं दिख रही सुनाई है, दिया। ये जो ग्रीन कलर की देखो पूरे शरीर में Vessels. फैली हुई है, इनको बोलते हैं लिम्फेथेटिक वेसल्स। जैसे कि मैं एक डायग्राम से अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो जैसे कि ये हैं कि लिम्फेथेटिक वेसल भी इस तरीके से फैली हुई होती हैं। और वो जो 3 लीटर जो ब्लड है वो लिम्फ के रूप में इन लिम्फेथेटिक वेसल्स में जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, लिम्फेथेटिक वेसल्स में, इसमें ज्यादातर इसके अंदर प्रोटीन वाली चीजें होंगी, और जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, ऑलमोस्ट वो इस वाले में आ जाएंगे। और बाकी का जो मेन मेन जो ब्लड है वो 17 लीटर के रूप में निकल जाएगा, और ये आगे जाकर वापिस हार्ट में मिल जाएगी। जैसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये ना यहाँ पे वापिस आके देखो, वापिस हार्ट में आके मिल गई है वेन्स में, जो ऊपर से आते हैं इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम में आ गया देखो यहाँ पे। तो ये ब्लड लिम्फ के रूप में चले जाता है, और लिम्फ इसके बीच में क्या होती हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि लिम्फेथेटिक ऑर्गन होते हैं, इसको हम लिम्फेथेटिक फ्लूइड कहते हैं, लिम्फेटिक नोड होता है। सबसे बड़ा लिम्फेथेटिक ऑर्गन हमारा स्प्लीन है। उसके अलावा लिम्फेथेटिक जो ऑर्गन हमारे, ये आपको दिखा दे रखे हैं, इसमें आप एक एक करके अच्छे से समझ लें। देखिए, आंसू हैं, एडिनोइड्स हैं, सलाइवा है, टॉन्सिल्स है। मेन तो टॉन्सिल्स, जो ऑर्गन के नेम है मैं बताता हूँ, टॉन्सिल्स, थाइमस, और म्यूकस भी आता है उसमें। माल्ट में मैं पढ़ाऊंगा, माल्ट में बोन मैरो आएगा, बोन मैरो में भी होती हैं चीजें। यहाँ पे बी सेल्स का निर्माण होता है इसमें। और स्प्लिन, स्प्लिन सबसे मेन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि जो लिम्फेथेटिक ऑर्गन है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्प्लिन, जो हमारी इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जितने भी हमारे शरीर की जो डेड आरबीसीज होती हैं वो स्प्लिन में जाके इकट्ठी हो जाती हैं। और स्प्लिन सबसे बड़ा रोल करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। इसके अलावा पेयर पैचेस, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीजें आती हैं कि डोडिनम, जेजुनम, इलियम, इलियम वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें ये चीजें होती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वहां पर भी इम्यूनिटी की जरूरत होती है। कई बार बैक्टीरिया आकर के उसको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये पेयर पैचेस से, इसमें क्या होता है, यहाँ पे नेचुरली जो लिम्फ सीक्रेट होता है जूस, और वो उस बैक्टीरिया का नाश कर देता है, उसको दूर कर देता है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स तो सुना ही होगा सबने, कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, जिसको हम सीकम कहते हैं, सबसे बड़ा चौड़ा पार्ट है लार्ज, वहां पे ये होता है। और इसको जब प्रॉब्लम होती है तो इसको हम निकाल देते हैं। लेकिन अपेंडिक्स का सबसे बड़ा, काफी हद तक इसको हम, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है। और ये जो गांठें सी आपको दिख रही हैं, गांठें गांठें से दिख रही है, इनको बोलते हैं लिम्फ नोड। यहाँ पे लिख नहीं रखा है, ये लिख रखा है, ये रहा, लिम्फ नोड कहते हैं। ये पूरे शरीर में होती है, खाली यहाँ नहीं होती है, ये बाजुओं में भी होंगी, थाई में भी होंगी। एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये आप देखिए, सबसे ज्यादा आप अपनी बाजू को उठा के देखेंगे, आपको यहाँ पे गांठे सी लगेंगी। एक पहले मैं भी सोचता था, जब मुझे पता नहीं होता था, मैं सोचता था कुछ दिक्कत है, कैंसर बन रहा है शायद। लेकिन अब जब स्टडी करना शुरू किया तो पता चला ये गांठें जो होती हैं यहाँ पे गले में भी, आप अपनी गर्दन को उठा के देखेंगे, आपको कुछ गांठे गांठे से लगेंगी। एक्चुअल में ये जो गांठें होती है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली होती हैं। यहाँ से जो लिम्फ फ्लूइड जाएगा, उसके अंदर जो वायरस और जो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को हार्म करने वाले हैं उनको दूर कर देगा। और आप अपने नीचे थाई और लोअर एब्डोमेन वाला जो ज्वाइंट होता है, वहां पर भी आप हाथ लगा के खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि कुछ गांठे गांठे होंगी दोनों तरफ। और इसके अलावा हमारे एब्डोमिनल कैविटी में भी होता है, एल्बो में भी होता है, नीचे कुछ हमारी काफ मसल और ऊपर थाई में भी होती है। तो ये लिम्फ नोड होती हैं।
सर जैसे किसी जो किसी के पूरे शरीर में शरीर में सर इनका वो हो जाल जाती फैला है हुआ होता है, बहुत ज्यादा। जैसे कि ग्रीन कलर का, वो एक होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वाली चीजें अलग हैं, ये पेन नहीं करेंगे। जो प्रॉब्लम वाली जो गांठें होती है ना, वो कैंसर की स्टार्टिंग होती है। नहीं सर, कई कैंसर क्या लोगों है? को कैंसर सर इज कई द लोगों को ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ देखा है। सेल्स। सही कर भाई, कई बार ऐसा देखते हैं सर, जैसे किसी किसी की पूरी बॉडी पे होती है गांठें और पेन भी नहीं करती, तो क्या ये वही हो सकती है सर? देखिए, वो ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता बिना किसी को देखे, लेकिन पेन नहीं करती हैं और सामान्य अवस्था में है तो हम इनको लिम्फ नोड हम मानेंगे। लेकिन ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा, तो हम अगर उनको लिम्फ नोड भी मानते हैं तो हम ये अनुमानित आधार पे कह सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोडों की मात्रा बढ़ गई है। अगर थोड़े से और अगर उसने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो क्या पता ये लिम्फ नोड ही उसके लिए ही नुकसान कर दे, हमारा इम्यूनिटी ही हमारे ही नुकसान कर दे। कैंसर क्या है? कैंसर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। कि कोई भी, देखिए, मानते हैं हमने सेल डिवीजन पढ़ा था ना, कि एक सेल से दो सेल्स बनना, मिटोसिस और मायोसिस, याद होगा आपको। सेल्स एक सेल दो भागों में डिवाइड हो गया। तो जब ये जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाए, जैसे कि मेरी हाथ पे, मेरी जो हाथ की स्किन है, यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन हो रहा है और सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गया। एक तो होता है सामान्य अवस्था में कि सेल बन रही हैं और सेल डेड हो रही हैं, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये हेल्दी पर्सन की निशानी है। अब डेड कम हो रही हैं, बन ज्यादा रही हैं, क्या होगा, फिर गुच्छा सा बनने लगेगा, उसी को हम कैंसर कहते हैं। वो कैंसर कहीं पर भी हो सकता है और कीमोथेरेपी द्वारा उसको, रेडिएशन के द्वारा उसको जला दिया जाता है उनको। वो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, आपको पता ही होगा कैंसर की क्या होती है। धीरे धीरे हम एक एक करके पढ़ा देंगे आपको सारी चीजें, लेकिन अभी आपको ये क्लियर रखना कि जो ग्रीन कलर की जो लिम्फेथेटिक वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल से अलग हैं, ब्लड वेसल्स नहीं है, उनसे अलग हैं, लेकिन उनकी तरह हैं। और उनके अंदर जो पाए जाने वाली गांठें हैं उनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये सर। प्रमुख प्रमुख हाँ सर। ऑर्गन्स। हाँ जी, बोलिए। जैसे हम अपने हाथों के में भी देखते हैं वेन्स, जो एक ग्रीन कलर की जो होती है वेन, ग्रीन, क्या भी नहीं नहीं, ये ये ब्लड वेसल्स, है या फिर ब्लड अलग है? वेसल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है जी। ये अंदर की तरफ होती है, जो हमारे इम्यूनिटी वाली होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी, और उससे पहले इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्सेट्रा। मतलब कि आप समझिए कि अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो हमारी इंडिया की प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? हमारी आर्मी। और हमारी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? हमारी पुलिस। वो हमें प्रोटेक्ट करती है ना। तो सेम वो हमारी इम्यूनिटी भी ऐसा ही होती है। जैसे कि देश की रक्षा के लिए फौजी और पुलिस होती है, ठीक इसी प्रकार हमारे जो शरीर की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी होती है। और जो, जैसे कि हमारे देश में बाहर से आने वाले आतंकवादियों को पुलिस पकड़ती है, इसी प्रकार जो हमारे शरीर में आतंकवादी कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, जो आजकल बहुत फैला हुआ कोरोना वायरस, ये बाहर की फॉरेन मैटर हैं, शरीर का नहीं है, ये बाहर की चीज है। और ये बैक्टीरिया आते कैसे हैं? जो हमने पढ़ा था ना, 9 द्वार हैं हमारे शरीर में। आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, लिंग है, गुदा है, ये तो प्रमुख हैं। इसके अलावा हमारी स्किन है, और हम जो खाना खाते हैं उसके जरिए भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं। अब गलती से वो आ गए, जैसे कि हमें नहीं पता चला किसको कोरोना का वायरस हमारे शरीर में कैसे आ गया, मुझे पता ही नहीं चला, आ गया वो, लेकिन वो तो सांस के जरिए आ गया। तो अब शरीर के अंदर वो चला गया बैक्टीरिया और वायरस। अब शरीर के अंदर की जो
पुलिस है हमारी, पुलिस कौन है हमारे, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उसको बाहर निकाल देगा, उसको किल कर देगा, अंदर ही मार देगा। यही हमारा इम्यूनिटी का काम है कि इट गिव्स डिफेंस टू बॉडी, कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? बहुत बहुत मेजर क्वेश्चन है ये। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। हेलो, नहीं आ रही वॉइस। हेलो। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है वॉइस। जी ठीक है। और लाइट चली गई ना, वाईफाई बंद हो गया, इसलिए मैंने फोन से कनेक्ट किया। ठीक है, ओके, ठीक है। हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी के टाइप्स हमने पढ़ लिए। इम्यूनिटी दो प्रकार की है। तो मैं इस तरफ घुमा लेता हूँ, एक मिनट आप रुकिए। जी, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके और भी अन्य नाम है, मेन ये चीज इनेट और एक्वायर्ड आप याद कर लीजिए। इनेट यानी कि सहज प्रतिरक्षा, जो हमें आसानी से मिल जाती है अपने पेरेंट्स से। और उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रॉपर्टी से ले लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी हमें पेरेंट्स से बनी बनाई मिल जाती है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? इनेट इम्यूनिटी। हमें बने बनाए मिल गई, मैंने कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे तो पेरेंट्स ने बहुत प्रॉपर्टी दे रखी है, यानी कि बने बनाई चीज मिल गई। लेकिन दूसरी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब पेरेंट्स से कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से उसको कमाया, गेन किया, एक्वायर किया उसको। यानी कि जो हम जन्म के बाद में उनको प्राप्त करते हैं, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और जो हमें जन्मजात मिलती है अपने पेरेंट्स से, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर? दो प्रकार की इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी के दो प्रकार हैं। इनबॉर्न, यानी कि जो हमें जन्म से मिलती है। एक्वायर्ड, जिसको हम जन्म के बाद में एक्वायर करते हैं, इसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके अन्य नाम भी है, एडिप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं इसी को, और इसी को ही लर्नड इम्यूनिटी भी कहते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा, उसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखिए स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक चीज के लिए करना। जैसे कि अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका लक्ष्य ओनली एग्जाम है तो वो स्पेसिफिक में आ जाएगा, ओनली एग्जाम। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन उनको अच्छा योगा टीचर भी बनना है, अच्छे व्यक्ति भी बनना है, उनको अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है। यानी कि एक साथ बहुत सारे टारगेट हो, दैट इज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसको हम जनरल टाइप इम्यूनिटी भी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी को। और जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसका सिर्फ एक टारगेट होता है, वो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, कि कोरोना वायरस आ गया मेरे शरीर में, और मेरे शरीर के अंदर से इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और अंदर से एंटीबॉडीज बनने लग गई।
सिर्फ कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज बनेंगी, बाहर की नहीं। उसका सिर्फ एक टारगेट हो गया, इसी वायरस को किल करना है, औरों का नहीं हो गया। पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिलेक्शन हो गया, कोरोना वायरस को ही मारना है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे दिन में क्या क्या मेरे बैक्टीरिया, हजारों प्रकार के बैक्टीरिया मैं खाने के साथ खा जाता हूँ, सांस के साथ चली जाती हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। इतने डेली के हजारों लाखों बैक्टीरिया मेरे अंदर जाते हैं, उनकी संख्या कितनी ज्यादा हो गई है। अब एक एक को तो मैं चुनूंगा नहीं, तो वो जो एक साथ सभी बैक्टीरिया को किल करने का जो काम करती है, वो इनेट इम्यूनिटी करती है, और ये हमें पैदाइश से मिलती है। इसका वर्क फास्ट होता है इनेट इम्यूनिटी का, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा लेट काम करती है। सुना भी होगा ना आपने, कुछ लोग कोरोना की वजह से जल्दी मर गए। क्यों? मतलब कि जैसे कि उनके शरीर में जब तक एंटीबॉडीज बनी अपने आप से, तब तक उसकी डेथ हो गई। चलिए तो कोरोना हो गया। दूसरे में सांप का एग्जांपल देते तो सांप ने काट लिया, वो जहर हमारे शरीर में आया। अब उस जहर को, वो फॉरेन मैटर हो गया ना, शरीर का तो नहीं है, वो अननेचुरल हो गया। अब उसको दूर करने की बॉडी कोशिश करेगी। अब पहले तो कभी आया नहीं था सांप का जहर, पहली बार एकदम से सांप ने काट लिया मुझे। अब बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। अब आप मुझे बताओगे, अब ये कौन सी इम्यूनिटी के काम करेगी? इसमें इनेट काम करेगी या एक्वायर्ड काम करेगी? बताओ मेरे को। एक्वायर्ड। इनवॉल्व। वेरी गुड। इन्वॉल्व। अब मुझे बताओ, सामान्य रूप से मेरे अंदर डस्ट जा रही है, बैक्टीरिया नॉर्मल खाने से जा रहे हैं, उनको किल करने वाली कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी? इनेट। वेरी गुड। इनेट। इनेट इसका एरिया बड़ा, एक बहुत बड़ा एरिया है इसका इनेट का। लेकिन एक्वायर्ड मैंने बताया ना स्पेसिफिक है, सिर्फ कोरोना, सिर्फ सांप का जहर, उसी को ही दूर करना है। अब सांप का जहर तो मेरे शरीर में फैल रहा है, 2 घंटे में पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। जब तक एंटीबॉडीज को बनने में टाइम लगेगा, उसको बनने में महीना लग जाएगा, जब तक वो सांप का जहर अपना काम कर जाएगा। तो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इनेट इम्यूनिटी फास्ट होती है। दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल काम होता है। तो इसीलिए फिर वहां पे क्या करते हैं हम, डॉक्टर पता है क्या करता है, एक नाम तो मुझे याद नहीं पर्टिकुलर, मुंबई में एक गौ वो है, जो जैसे कि गौशाला होती है ना, ऐसे ही घोड़े पाले जाते हैं वहां पे। एक बहुत बड़ा प्लांट है मुंबई के अंदर, और वो घोड़े बड़े ताकतवर हैं, और उनको क्या करते हैं, बचपन से ही जब से वो पैदा हुए थोड़ा थोड़ा सांप का जहर दिया जाता है उनको, घोड़ों को। विष कन्या, आपने कई सीरियल में भी सुना होगा ना, विष कन्या, उनको राजा लोग यूज करते थे दूसरे राजा को मारने के लिए। वो विष कन्या जिसको टच करती थी वो मर जाता था, उस विष कन्या के ऊपर सांप का जहर काम नहीं करता था। ठीक वही, उनको क्या हुआ, उन घोड़ों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर दे दिया गया। अगर हम भी अपने बच्चों को पैदा होती थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर दे दे, बहुत स्मॉल ड्रॉप, जो जैसे वैक्सीन होते हैं ना, छोटा टीका, छोटा वायरस, अब वो हम हर महीने हर साल में थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे हैं। अब क्या होगा, जिसके शरीर में वो जहर दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, और आने वाले टाइम में अगर उसको ज्यादा मात्रा में भी जहर उसके अंदर आएगा तो वो काम नहीं करेगा, यानी कि जहर से इसकी मौत नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं हूं, मेरे को आज तक मैंने कभी जहर नहीं लिया, और अगर मेरे को कोई डायरेक्ट जहर दे दे तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अगर मुझे, फिर वहां पे क्या होगा, अब डॉक्टर्स लोगों ने बड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर। वैसे आप काट लिया तो क्या करेंगे? पहले तो देसी नुस्खे होते थे, मिर्च लगाओ, खून निकालो, लेकिन जब पूरे शरीर में फैल चुका है जहर, तो डॉक्टर क्या करता है, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज लेती, बनी बनाई। जो घोड़ों का मैंने एग्जांपल दिया ना, उन घोड़ों को क्या करते हैं, सिर्फ जहर की दवाई के लिए यूज करते हैं। उनको पाला इसीलिए जाता है कि जहर की दवाई वहां से बनती है, उन घोड़ों के खून से। वो ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, वो अलग सिस्टम है। उन उनका भी ब्लड प्लाज्मा होता है घोड़ों के खून के अंदर, तो उनको प्लाज्मा को ले लिया जाता है उनका। और क्योंकि
उनको बचपन से ही जहर दिया गया थोड़ा 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 मात्रा में। तो वो जो जहर थोड़ा थोड़ा दिया गया तो उनके शरीर के अंदर, उन घोड़ों के अंदर वो एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो जिसकी वजह से वो जहर उन घोड़ों को नुकसान नहीं करता। अब वो बने बनाई उनका खून ले लिया और उनको अपना जो उनको प्यूरिफिकेशन करनी है ताकि इंसान को घोड़े का जो लग रहा है वो नुकसान ना करे, वो करते हैं लैब में। तो मेन है कि उनका सीरम लिया घोड़ों का, और वो जिसको सांप ने काटा उसको तुरंत दे दिया, तो आर्टिफिशियल बने बनाई एंटीबॉडी मिल गई हमें। तो वो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इसकी अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी सेल्स बोलते हैं। मतलब कि एक बार कोई चीज हो गई वो दोबारा नहीं होती। बोलते हैं ना, एक बार कोरोना होके चला गया, अब दोबारा उस पर्सन को नहीं हो सकता। एक बार चिकन पॉक्स हो गया, दोबारा नहीं हो सकता। 99% चांस है दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के अंदर मेमोरी सेल्स बन गई हैं। कैसे? उन फॉरेन मैटर को हटाया गया, वो पूरा मेथड हमारा इम्यून सिस्टम जानता है पहले से ही। इसीलिए उनको दोबारा से अगर वायरस शरीर में आया तो दूर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जबकि इनेट इम्यूनिटी के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। बहुत बहुत डिफरेंस याद करेंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूं, इम्यूनिटी दो प्रकार की है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड को एडेप्टिव और लर्नड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, एक साथ बहुत सारी चीजों पे काम करती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक जो पैथोजन यानी कि स्पेसिफिक कोई वायरस कोई बैक्टीरिया को बाहर से अलग आया है, लाइक कोरोना, उसके अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर बनती है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये फास्ट होती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इसका। जैसे कि धूल चली गई, इमीडिएट खांसी आ गई, खांसी से बाहर निकल गया, इमीडिएट एक्शन हुआ ना वो चीज, खांसी के जरिए वो चीज बाहर आ जाना। और ये टाइम लेती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। और इसकी मेमोरी नहीं होती है इनेट इम्यूनिटी की, लेकिन एक्वायर्ड की मेमोरी होती है। मेमोरी को मैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, मेमोरी क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी के आगे कोई टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक है नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल। देखिए अभी मैंने बताया ना, घोड़ों का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, बनी बनाई जो हमें एंटीबॉडीज मिल गई वो आर्टिफिशियल में आता है, आर्टिफिशियल। और नेचुरल जो हमारे मेरे शरीर के अंदर ही बनी, मुझे बाहर से वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो नेचुरल है। अब दोनों के दो दो प्रकार हैं, नेचुरल के दो प्रकार और आर्टिफिशियल के दो प्रकार। नेचुरल के दो टाइप हैं, एक्टिव एंड पैसिव। आर्टिफिशियल के दो प्रकार हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव का मतलब आप समझ जाएंगे, पैसिव ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। एक्टिव का मतलब है मुझे कुछ बीमारी हुई और बीमारी की वजह से जो मेरी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक जो एंटीबॉडीज बनी उसके अगेंस्ट, जो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत भी है, शरीर प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वो ये चिकित्सक है, वो अपने आप इम्यूनिटी बनाती है शरीर। इसीलिए नेचुरोपैथी ने इतना बड़ा सिद्धांत दिया है वहां पे कि बीमारी की वजह से जो इम्यूनिटी तैयार हुई है उस बीमारी को दूर करने के लिए, जैसे चिकन पॉक्स सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है इसमें। बोलते हैं चिकन पॉक्स को हिंदी में कहते हैं चेचक, जिसमें छोटे 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 दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पे, चेहरे पे खासकर। बचपन में हुआ भी होगा आप लोगों को, कईयों को हुआ होगा। एक बार ही चेचक होता जिंदगी में, दोबारा नहीं होता। 99% चांस है नहीं होएगा। बचपन में मुझे चेचक हो गया मान लेता हूँ, और मेरी बॉडी के अंदर मुझे हफ्ता 10 दिन लगा उससे ठीक होने में, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब वो दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा मुझे चेचक का जो बैक्टीरिया वो आ भी गया शरीर में तो मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगा, वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना फर्स्ट टाइम उसने डाला था। अब यहाँ पे आ गया मेमोरी सेल वर्क करती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आया
ये मेमोरी सेल्स ने वो मेमोरी को स्टोर कर लिया कि कैसे और कौन सी एंटीबॉडीज की वजह से वो जो बैक्टीरिया वायरस मेरे शरीर में आया था वो इस प्रकार शरीर से दूर हुआ था। तो हम वो वो शरीर के अंदर पहले से ही फॉर्मूला बना हुआ है, जब वायरस आएगा ऑटोमेटिक मेमोरी सेल्स बता देगी ये तो पहले भी आया था, तो ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनेंगी और ठीक हो जाएगा बात। और इसका दूसरी है पैसिव। पैसिव का मतलब ही है कहीं बाहर से आना, क्योंकि नेचुरल हम पढ़ रहे हैं तो नेचुरल ये हम बच्चे के लिए सामान्य यूज करते हैं कि जैसे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, बोलते हैं ना कि बच्चे को माँ का दूध पिलाओ। क्यों पिलाओ? क्योंकि माँ के दूध के अंदर वो माँ के शरीर से आ रहा है, उसके शरीर का अंग है। अब उसके साथ में दूध के साथ में एंटीबॉडीज भी आएंगी जो बच्चे को अंदर से स्ट्रोंग करेंगी, और जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते वो उन एंटीबॉडीज से वंचित रह जाएंगे, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। सामान्य रूप से बोलते भी ना, जब झगड़ा हो जाता है कि तूने अपने माँ का दूध नहीं पिया क्या, सामान्य बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि जो माँ का दूध पीता है उसके अंदर ज्यादा शक्ति होती है। जो बोतल का दूध बचपन से पी रहा है, जिसकी माँ नहीं है, सॉरी करना अगर किसी को ठेस पहुंच रही हो तो, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको। जो बचपन से माँ का दूध जिसको नहीं मिला, उसकी नेचुरली उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। उसका रीजन ये है, हमने ये पढ़ा ना कि पैसिव, कि जो माँ से मिला हमें, उसके दूध से मिली, नेचुरली है ना वो, क्योंकि दूध पीना तो नेचुरल हैबिट ही है। तो अब आर्टिफिशियल हम पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो हम लोगों ने, इंसानों ने रिसर्च करी, जैसे घोड़े का एग्जांपल दिया मैंने, घोड़े पे रिसर्च किया, उसको सांप का जहर खिलाया गया और वहां से इम्यूनिटी बनाई गई, एंटीबॉडीज बनाई ली गई, तो वो आर्टिफिशियल है। और जैसे वैक्सीन अभी चल रही है ना, वैक्सीन का टीका कोरोना का, इंसान ने तो बनाया है ना, भगवान ने तो पहले का तो नहीं बना रखा था, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या होता कोरोना, लेकिन अब वैक्सीन बन गई ना। किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है, तो ये आर्टिफिशियल है। वैक्सीन क्या होती है, क्यों, कैसे वर्क करती है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप इतना जान लीजिए, वैक्सीन जो है वो एक्टिव के अंतर्गत आएगी, आर्टिफिशियल। और पैसिव का मतलब कि जैसे मैंने घोड़े का बताया था ना, डायरेक्ट ही खून ही चढ़ा दिया, जो उसका सीरम था वही चढ़ा दिया ब्लड का, वो पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेन है। अब आगे हम जितना भी पढ़ेंगे वो सारा इसी के अंतर्गत घूमता रहेगा। तो अगर अभी यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 2 मिनट में दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हो मेरे से, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये बहुत मेन चीज है जो मैंने अभी पढ़ाई आपको। राहुल सर, जी एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी और एंटीजन। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा। एंटीजन आप समझिए बैक्टीरिया से, फॉरेन मैटर, वो एंटीजन है। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो आप एंटीबॉडी समझिए पुलिस से, एंटीजन है आतंकवादी और एंटीबॉडी है पुलिस। अब पुलिस आतंकवादी को मारेगी, आतंकवादी मर गया तो हम ठीक हो गए, और आतंकवादी ने पुलिस को मार दिया तो हम मर गए। ठीक है, ऐसा ही जब एंटीजन यानी कि बाहर का बैक्टीरिया वायरस ज्यादा बलशाली होगा तो आदमी हमारी डेथ हो जाएगी, और हमारी एंटीबॉडी ज्यादा बलशाली होगी तो उस बैक्टीरिया को मार देगी, हम स्वस्थ रहेंगे। समझ आया दोनों का डिफरेंस, एंटीजन एंटीबॉडी? जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया सर इनेट इम्यूनिटी। अब लास्ट में लूंगा मैं डाउट, टाइम काफी हो गया, लास्ट में पूछना मेरे से, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, अभी मैंने पढ़ा चुका हूं। जन्मजात बचपन से ये मिलती है हमें, और पेरेंट्स से बच्चों के अंतर्गत ही आती है। ऑफ स्पिनिंग चाइल्ड इसको बोलते हैं, ट्रांसफर होती है, प्रॉब्लम्स भी ट्रांसफर होती हैं माँ से बच्चे में, अच्छी चीजें भी ट्रांसफर होती हैं, बुरी चीजें भी, सब चीजें जो है, जैसी माँ होगी, ज्यादातर संस्कार बच्चे के वही होते हैं, ज्यादातर बोला मैंने, कई बार थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं। अब इसकी मेन क्या है, इसकी ये बात 6 दे रखी है मैंने, कुछ और भी होती है, मेन मेन चीजें हैं
ये इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। आपने लोगों ने सुना होगा ना, फीवर हो गया, होने दो। नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं? फीवर हो गया, होने दो, आराम कर लो, पानी पी लो, जूस पी लो। लेकिन शत्रु ही एलोपैथी में क्या शत्रु का करते मित्र है। हैं? क्या बोला, दोबारा बोलना। वो शत्रु ही, रोग ही हमारा मित्र है, ऐसा है अच्छा, कुछ। वो प्रिंसिपल क्या तीव्र है? रोग वो तीव्र तीव्र रोग नेचुरोपैथी में। शत्रु नहीं मित्र होते हैं, ये है वो। ये कहना चाह रहे हो ना आप? रोग शत्रु नहीं तीव्र मित्र रोग होते हैं। शत्रु नहीं मित्र होते हैं। ये नेचुरोपैथी का 10 प्रिंसिपल में से एक है। ठीक है, ये वही है। इसलिए बोलते हैं कि फीवर होता है, कोल्ड होता है, लूज मोशन होते हैं, हमें दवाई नहीं खानी चाहिए। एक्चुअली क्या है वो, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है, तभी तो फीवर हुआ है। इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव है, तभी तो लूज मोशन हुए हैं, तभी तो कोल्ड हुआ है। नहीं तो कोल्ड क्यों होता, लूज मोशन क्यों होते, फीवर क्यों हुआ? उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है होने का? फीवर में देखो होता क्या है। फीवर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है हमारा, 102, 103, 104 पे चला जाता है। अब शरीर के अंदर बैक्टीरिया है हमारे शरीर में। अब बॉडी नेचुरली, वो बैक्टीरिया, बॉडी ने देखा कि नहीं जा रहे, तो क्या करेगी वो? शरीर को फीवर आ जाएगा हमारे शरीर में, इम्यून सिस्टम की वजह से। और क्यों आया फीवर? वो ताकि शरीर का टेम्परेचर बढ़े और वो जो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है वो जल जाए, या उसको वो इन्वायरमेंट ना बले, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया किल हुआ, हम हेल्दी। लेकिन एलोपैथी में हम क्या करते हैं? दवाई खाई, बुखार ठीक। अब बुखार हुआ क्यों, उसकी गहराई में तो जाओ। वो बैक्टीरिया को मारने के लिए बुखार हुआ है, और आप उसी बुखार को अपना दुश्मन बना रहे हो। लूज मोशन क्यों हुआ? हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा था, हमारी कोलोन में जो स्टूल है वो चिपका हुआ है काफी दिनों से। तो क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। जो हमारी असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन थी, उन्होंने जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम कर दिया, और वो काइम सीधा का सीधा हमारे एनएस से बाहर निकला, जिसको हम लूज मोशन कहते हैं। अगर वो असेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन अपना वाटर, सोल्ट और विटामिन का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू रहता, तो वो सॉलिड रूप में निकलता। लेकिन वो काम करना बंद कर दिया लूज मोशन की कंडीशन में, तो काइम सीधा का सीधा निकला। इसलिए लूज मोशन में बिल्कुल पानी की तरह स्टूल हमारा बाहर निकलता है। वो क्या है, नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है ताकि उस लिक्विड के साथ में वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पड़े हुए हैं वो बाहर आ जाएं। वो नेचुरली है, वो बीमारी नहीं होती है वो। इसीलिए तो नेचुरोपैथी का इतना बड़ा सिद्धांत है, तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को क्लीन करने के लिए आते हैं, इसलिए वो हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, ये हम पॉइंट में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, अभी मैंने बताया ना, नॉन स्पेसिफिक मतलब कि एक साथ हजारों बैक्टीरिया को कवर करने वाली, जबकि इसके अगेंस्ट दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो सिर्फ एक वायरस के लिए आई है चीजें, एक बैक्टीरिया के लिए बनी है शरीर के अंदर, वो स्पेसिफिक है, एक्वायर्ड। लेकिन इनेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंतर्गत है। इन्फ्लामेशन, नेचुरोपैथी में भी बोलते हैं ना कि ये जो फोड़े फुंसी हुए हैं, एक्चुअल में बोलते हैं कि इनकी दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? इन्फ्लामेशन क्या क्यों हुआ, कि ये फोड़ा हुआ क्यों? मच्छर ने काट दिया, वो सूजन क्यों हो गई? कीड़े ततैये ने काट लिया, मेरा हाथ इतना मोटा हो गया, डबल हो गया। क्यों हो गया वो? कभी सोचा है इसके ऊपर? वो स्वेलिंग आई है, वो म्यूकस बना है अंदर से, पिंपल्स बाहर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो शरीर के अंदर टॉक्सिक मैटर बढ़ रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं। और हम क्या करते हैं? दवाई खाते हैं और उस मैटर को अंदर ही दबा देते हैं। फिर वो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो अंदर ही अंदर और बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़े क्रोनिक डिजीज के रूप में सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें जुकाम होता है, जुकाम और बुखार साल में 1-2 बार होना हेल्दी पर्सन की निशानी है। जिसको 1-2 बार साल में फीवर होता है
वो हेल्दी है। कोल्ड होना सीजन के दौरान हेल्थ हमारी इम्यूनिटी को शो करता है, अच्छा होता है कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बॉडी ने हमें बता दिया कोल्ड होकर के थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, अपने डाइट पे, अपने रहन सहन पे थोड़ा और ध्यान दो, बॉडी ने नेचुरली बता दिया, वो अच्छा है। तो इन्फ्लामेशन, जैसे कि मच्छर ने काटा, काटते ही छोटे से आपने देखा खुजली होती है और वहां की स्किन लाल हो जाती है, थोड़ा सा दर्द भी होता है और सूजन भी आ जाती है। वो क्या है, वो सूजन क्यों आई, दर्द क्यों हुआ, वो लाल क्यों हुआ, ये हमारी इम्यूनिटी की वजह से हुआ, वो अच्छा है। इसका मतलब देखिए, रेडनेस क्यों आएगी, जब हमारा बाहर से उसने मच्छर ने काटा तो क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से एक्टिव हुआ कि बाहर से कुछ बैक्टीरिया वायरस आया है मच्छर के जरिए, फॉरेन मैटर शरीर में आया, उसको भगाना है तुरंत, हमारा इम्यून सिस्टम उसी टाइम एक्टिव हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी, जिसको हम शरीर का बोलते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से डब्ल्यूबीसी को लिया जाता है, वो वहां पे आएंगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जहां पे मच्छर ने काटा वहां पे थोड़ी थोड़ी आपको गर्मी लगेगी और वहां पे लाल हो जाएगा। लाल का मतलब कि वहां पे डब्ल्यूबीसी अपना काम करने लग गई। डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स की जो बेसोफिल सेल्स होती है, वो वहां पे उसका काम होता है एलर्जेटिक को दूर करना, जो एलर्जी हो गई है, बैक्टीरिया आ गया है, उसको मार देना, भक्षाणु जिसको हम कहते हैं, फैगोसाइटिस का वर्क करती है। दर्द होना वहां और स्वेलिंग हो जाना, वहां पे लिम्फ जो फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। लिम्फ फ्लूइड अगर नहीं बढ़ेगा तो बैक्टीरिया निकलेगा कैसे, इसलिए वो फ्लूइड आना जरूरी है। स्वेलिंग भी मतलब कि बीमारी नहीं है, स्वेलिंग ये शो करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है, इसीलिए स्वेलिंग आई है। कुछ समय बाद ये स्वेलिंग अपने आप चली जाएगी, हाँ, लेकिन वो हफ्ते में 10 दिन में, उसके बाद भी अगर ये रेडनेस, ये स्वेलिंग अगर नहीं जाती है तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद में विचार करना चाहिए उसके। लेकिन सामान्य रूप से जो स्वेलिंग, दर्द और रेडनेस, जो गर्मी होती है, वो बीमारी नहीं है, वो हमारी हेल्थ की निशानी है। बाहर से बैक्टीरिया को रोकने के लिए बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब कि जो रुकावट डाले, जैसे कि कोरोना में पुलिस वालों ने रोड को जाम कर दिया और बैरियर लगा दिए कि कोई इसको पार नहीं करेगा, पार करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में बैरियर होते हैं जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को रोकते हैं। बाहर का सरफेस यानी कि जो सतही बैरियर है, सतह क्या है हमारे शरीर की, स्किन। स्किन, बाहर से वायरस आया, मेरी स्किन पे बैठ गया, अब वो अंदर नहीं जाएगा, मेरी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है मेरे को, लेकिन मेरी स्किन ही अगर वीक है तो वायरस मेरी स्किन से होता हुआ अंदर चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन का काम हमारी स्किन करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस तो सामान्य रूप से हमने देखा ना कि हमारी नाक में, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में पढ़ाया था मैंने, ट्रेकिया में भी होती है। नाक में 3 पार्ट होते हैं नाक के, इन्फीरियर, मिडल और सुपीरियर। यहाँ पे कफ बनता है, आपने देखा जब दिवाली में जब हम बहुत मिट्टी होती है, जब हम सफाई करते हैं तो हमारी नाक से काला काला सा कफ निकलता है। क्यों निकला वो काला कफ, बाहर की काफी डस्ट थी, हम सफाई कर रहे थे घर की, वो कफ हमारी नाक में भी गया। अब नाक में गया तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, भैया बहुत सारी डस्ट आ रही है, अगर ये डस्ट हमारे फेफड़ों में चली गई तो फेफड़ों को तबाह कर देगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और हमारी नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो श्लेष्मा उत्पन्न करने वाली जो लेयर्स के अंदर जो होती है, उस कफ बना देगी हमारी नाक में, ताकि वो डस्ट अंदर ना जाए फेफड़ों में। तो कफ बना दिया हमारे नाक में, तो जितने भी डस्ट हमारे सांस के साथ नाक में जा रही थी वो नाक में कफ के साथ चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो जब हम बाद में कफ निकालेंगे तो सारी डस्ट बाहर आ जाएगी। तो ये बताओ, कफ आना यहाँ पे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बताओ माइक खोल के। इस स्थिति में उस डस्ट
यानी कि अच्छा हुआ सर। यहाँ इस स्थिति में कोल्ड होना अच्छा हुआ ना। अगर वो कोल्ड नहीं होता उस स्थिति में, तो वो डस्ट मेरे अंदर चली जाती ना शरीर में, लंग्स में, तो मेरे को हार्म करती। तो ये हमारा अच्छा है, क्योंकि बाहर से बैक्टीरिया को रोकने का काम किया है इसने। केमिकल बैरियर, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आंखों से भी वायरस जाता है। आंखों से की बीमारी भी तो थी ना, स्वाइन फ्लू थी ना शायद, हाँ, जो आंखों से फैलती थी, पीछे आई थी बहुत सारी, चश्मा पहनने लग गए थे लोग, उसको काला चश्मा पहनाते। आंखों से भी बीमारी फैलती है। बोलते कि बीमार व्यक्ति की आंखों से आंखें भी नहीं मिलानी चाहिए। और ये तो हमारे सिद्धांतों में ही है, हमारे ऋषि महात्माओं ने संस्कारों में डाल दिया, किसी से हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना, दूरी रहो। उसकी बीमारी उसके पास और मेरी बीमारी मेरे पास, उसका ओरा उसके पास, मेरा ओरा मेरे पास, आपस में मैच ना करे, नहीं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स आपस में जाएंगी और बीमारियां बढ़ेंगी। ये अब हम समझ रहे हैं, जब कोरोना आ गया अब हाथ जोड़ना हम सीख रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट ही हाथ भी जो, हाथ तुम भी मिलाते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मतलब कि वो क्या है, वो एक दूसरे की बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं आपस में। तो जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंसू हो गए, बाइल जूस हो गया, ये और भी इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, ये भी तो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को नाश करते हैं। फैगोसाइटिस है, मतलब कि WBC, ये जो सेल्स होती हैं इसकी, मोनोसाइट है, बेसोफिल्स है, एसिडोफिल्स है। ये 5-6 तरह की पढ़ाई थी मैंने आपको, 5 तरीके की होती हैं ये। 2 मेन होती हैं, वो 2 के 1 के 3 टाइप, 1 के 2 टाइप है। फैगोसाइटिस का वर्क करती है ये, मतलब कि भक्षाणु, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को खाने वाली, ये फैगोसाइटिस होती है। यानी कि ये हमारी सारी की सारी इननेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। दोबारा से मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सिर्फ बेसिक बताया आज आपको। इम्यूनिटी के 2 प्रकार होते हैं, इननेट, एक्वायर्ड। अभी मैंने इननेट ही पढ़ाया है आपको, अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छे से डिटेल में, ठीक है। एक्वायर्ड को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। देखिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमारे शरीर में बनी अपने आप, मुझे कोरोना हो गया और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब मेरे कोरोना चला भी गया आकर के, कि मेरे अंदर नेचुरली ही एंटीबॉडी अपने आप ही बन गई। लेकिन उसने तो तबाही मचा दी कोरोना वायरस ने तो शरीर के अंदर। तो फिर बाहर से हमें टीके देने पड़े, दवाई देनी पड़ी, वैक्सीन देनी पड़ी, अलग से कुछ सीरम देना पड़ा, जिससे वो जहर जो शरीर में आ गया है, जो एक्स्ट्रा फॉरेन मैटर आ गया है, वो नुकसान ना करे। एक दोबारा से पढ़ा देता हूँ। नेचुरल में 2 है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो जो बीमारी से हुआ, बीमारी से शरीर में बनी। देखिए पढ़ा रहे हैं, एंटीजन इंटर्स द बॉडी, मतलब कि बाहर का जो फॉरेन मैटर शरीर में आया, नेचुरली बॉडी इंड्यूसेस एंटीबॉडीज, कि शरीर ने अपने आप ही एंटीबॉडीज बना दी, ताकि वो एंटी जो फॉरेन मैटर वो शरीर को हार्म ना करे। एंड स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स, कि लिम्फोसाइट्स हम पढ़ेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो अपना काम करती हैं, जो फिर बाद में वहां से एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। यानी कि बीमारी की वजह से जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, वो एंटीबॉडी बनी, वो एक्टिव के अंतर्गत आएगी। पैसिव अपने आप नहीं बनी, मुझे किसी और की सहायता लेनी पड़ी। जैसे कि बच्चे को हो गया और बच्चे को माँ का दूध पिलाया गया, और माँ के पास पहले से वो इम्यूनिटी थी, क्योंकि माँ को वो बीमारी पहले हो चुकी थी। अब बच्चे ने माँ का दूध पिया और वो बीमारी दूर हो गई, क्योंकि वो एंटीबॉडीज माँ के अंदर पहले से बनी बनाई हुई थी, और बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई और उसकी बीमारी दूर हो गई। आर्टिफिशियल, अब आर्टिफिशियल हम बाहर से बना के डाल रहे हैं टीके के द्वारा। एक्टिव में मतलब कि एक्टिव में आप समझिए वैक्सीन के द्वारा। वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, ये भी वायरस ही होता है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं ये एक वायरस है और ये
इसके अंदर पावर है 100 की। सिर्फ मैं समझाने की दृष्टि से समझा रहा हूँ आपको, ये 100 ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन आप समझिए कि 100 की इसकी पावर है, ये बहुत बड़ा वायरस है। अब इसकी वैक्सीन बन गई, वैक्सीन ये छोटी कर दी, अब इसकी है पावर 1। देखिए बाहर का बड़ा वायरस, इसकी ताकत 100%, और वैक्सीन के द्वारा भी एक्चुअल में वायरस ही दिया जाता है हमारे शरीर में। आज जो हमें कोरोना की वैक्सीन दी जाती है, एक्चुअल में वो कोरोना का वायरस है, लेकिन उस वायरस की पावर को कम कर दिया गया। अगर वो वायरस बाहर से हमारे शरीर में आता तो वो 100% इफेक्ट डालता, लेकिन अब हमने वैक्सीन के जरिए उसकी पावर को कम कर दिया उस वायरस की, अब वो 1% इफेक्ट डालेगा। कुछ लोगों को 1% में भी फीवर हो जाता है, सुना भी होगा ना आपने कि उसको वैक्सीन दिया और उसको बुखार चढ़ गया, उनसे वो 1% भी नहीं झेला गया। अगर सोचो कि अगर उनको 100% वाला वायरस आता तो उनका क्या हाल होता। तो वैक्सीन क्या है एक्चुअल में, वैक्सीन एक्चुअल में वायरस ही होता है, उस वायरस की पावर को कम कर दिया गया, इतना कम कर दिया गया जिससे वो हमें नुकसान ना पहुंचे। अब इसका फायदा क्या है, क्यों हमें वायरस ये देना पड़ा, आप समझने की कोशिश करें कि देखिए ये मुझे बाहर से कोरोना आया, कोरोना का वायरस आया मेरे शरीर में, 100% जिसकी ताकत थी, अभी मेरे शरीर में आ गया, तो अब शरीर की एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई टाइप का इस तरीके का होता है। अब एंटीबॉडीज को बनने में लगेंगे, मान लिया 1 महीना लगेगा, 1 मंथ। अब अगर ये ज्यादा पावरफुल हुआ तो मेरे तो हफ्ते के अंदर मेरी डेथ हो जाएगी। जब तक बॉडी वायरस बनाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, उसको टाइम लग रहा है 1 महीने का। लेकिन अब 1% ही ताकत है, मैंने वैक्सीन के जरिए, डॉक्टर ने हमें वैक्सीन दे दिया, अब इसकी ताकत ही 1% है। अब वायरस आ गया, यानी कि फॉरेन मैटर हमारे शरीर में आ गया, अब बॉडी इसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अब आप मुझे बताएं ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए कौन सा है, 1% या 100%? 100%. वेरी गुड। तो वैक्सीन का टीका लगवा लो। अगर आपके पेरेंट्स कई लोग भाग रहे हैं, हमारे यहाँ पे अभी आए थे 2 दिन पहले लगवाने, मम्मी ने तो लगवा लिया, कई लोग भाग रहे थे, डर रहे थे, उनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो भाग रहे हैं। वैक्सीन हमारे लिए ही तो है, लगवा लेनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले वैक्सीन लगवाओ भैया, ये 1% पावरफुल है। अगर गलती से भी कोरोना वायरस आ गया, उसकी ताकत 100% होगी और वो आपको ज्यादा नुकसान करेगा वैक्सीन के मुकाबले। अब वैक्सीन के जरिए उस वायरस, छोटा वायरस हमारे शरीर में आ गया, अब शरीर एंटीबॉडीज बना देगा। अब ये 1 महीना इसने लिया, अब 1 महीने बाद में अगर एक्चुअल वाला 100% वाला वायरस अगर आया तो एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बॉडी में बनी हुई है। जो हमने वैक्सीन के जरिए वायरस डाला था उसको हटाने के लिए बॉडी ने पहले से ही एंटीबॉडी बना रखी है। तो जब एक्चुअल वाला वायरस अगर बाद में आएगा, जिसको वैक्सीन लगी है, उसके शरीर में जब आएगा तो उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो वैक्सीन के जरिए वो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पहले ही बढ़ चुकी है, पहले ही वो उसके उस वायरस को कैसे दूर करें वो ताकत आ गई है। ये होती है वैक्सीन। और ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अब वैक्सीन भी नहीं दिया, अब बनी बनाई वैक्सीन, जैसे कि डायरेक्ट घोड़ों का खून ले लिया, डायरेक्ट कुछ और चीज ले ली, जिसकी वजह से बना बनाया ये हमें एंटीबॉडी मिल गया। क्लियर हुआ होगा सभी को। ये आज मैंने सारा बेसिक चीज बताई आपको, और लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है ये। बहुत आगे कई चीजें हैं, टाइम हो चुका है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। डाउट हो तो भी बता दीजिए मेरे को। ठीक है, सर तो अब मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे पता चल जाएगा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके आंसर क्या होंगे। सर
जी बताइए। सर जो प्लाज्मा दिया जा रहा था लोगों को वो यही इसी के अंतर्गत आएगा क्या सर? पैसिव इम्यूनिटी के अंतर आर्टिफिशियल में प्लाज्मा डोनेट करवा रहे थे लोगों से। हाँ, हाँ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में पैसिव के अंतर्गत आएगा ना सर वो? हाँ, पैसिव में आएगा, इंसानों का है ना तो फिर उसमें आएगा, नेचुरल में आएगा वो। अगर नेचुरल किसी में? और एनिमल्स का लेंगे तो फिर वो आर्टिफिशियल में आएगा, उसमें नहीं सर, पैसिव लेकिन में। उसमें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो ठीक हो रहे थे उन लोगों का प्लाज्मा हाँ, डोनेट करने को बोला वही जा रहा काम कर दिया ना जो मैंने भी बोला था, घोड़े वाला। घोड़े को थोड़ा थोड़ा जहर दिया गया, उनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई। अब जो जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में उस कोरोना को, वायरस को किल करने की एंटीबॉडी है, तो उनका सीरम लिया और उनको चढ़ा दिया, तो बनी बनी एंटीबॉडी मिल गई और वो ठीक हो गई। तो ये कोई गलत नहीं है, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। है। जी सर। ठीक है जी, मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे जिसका नाम बोलूं माइक खोलेगा, बाकी मैसेज करेंगे। पार्टिसिपेट सबको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे हम्म, हमारे राजेश जी बताएंगे। आप इम्यूनिटी को क्या समझते हो राजेश से? जी सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी जी। सर, इम्यूनिटी सिस्टम से मीन्स यही होता है कि हमारे अंदर जो भी वायरस या बैक्टीरियाज अंदर जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा सिस्टम होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। जो कि हमारे जो भी रोग हमारे बॉडी के ऊपर अतिक्रमण या बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनसे लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको सर हम इम्यून सिस्टम कहते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है विजय जोशी जी से। आप मुझे बताएंगे विजय जी कि जैसे कि हमारे पूरे शरीर में आर्टरी और वेन का जाल फैला हुआ है, ऐसे कुछ और चीज भी हैं, वो किन चीजों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है? आवाज नहीं आ रही आपकी? नोड का सर, लिम्फ नोड। नहीं पता। भावना चौधरी जी दिल्ली से, आप बताएं मुझे। हाँ जी, लिम्फ नोड बताया था आपने। नोड तो नहीं तो बताया था मैंने, कुछ लिम्फेटिक कुछ। वेसल्स, ग्रीन कलर की जो। हाँ, वेरी गुड। लिम्फेथेटिक वेसल्स, ठीक है, वेसल्स है का जाल है। अब मुझे दूसरी भावना चौधरी मुझे बताएंगी लिम्फ नोड कहाँ होते हैं? सर हमारी बॉडी में ही, मतलब पूरी बॉडी में ही लिम्फ नोड्स भी होते हैं, जैसे हमारी बाजूज में होते हैं आपने बताया था, और हमारे थाई वाले, मतलब हमारा लोअर बॉडी सिस्टम जो होता है, और हमारा मतलब एब्डोमिनल रीजन, उसका थाई पार्ट जहाँ पे वो जंक्शन होता है, वहां पे भी पाए जाते हैं लिम्फ नोड, जो बहुत छोटी 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 गांठ टाइप बनी होती हैं, उनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और गहराई से मैं कल पढ़ाऊंगा लिम्फ नोड का काम क्या होता है, ठीक है। और अब मुझे अगला क्वेश्चन मेरा बताएंगे मुझे रोशनी गौर जी। आप मुझे बताएंगे कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है? सर टू की होती है, टू टाइप की, अच्छा जी, दो इनवॉर्म प्रकार की और होती है। एक्वायर्ड। हाँ, इसके दो नाम हैं, इसको इननेट भी बोलते हैं। हाँ, इननेट, ठीक है। और इनके कार्य तो भी बताने के सर। ना ना ना, आपको नहीं बताने, किसी और से पूछूंगा मैं। मुझे स्वाति जी बताएं इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? इननेट इम्यूनिटी मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है जो हमारे माता पिता से हमें मिलती है, वो इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी। उसकी और क्वालिटी बताइए कुछ। वो सर मैं रेडीमेड बताऊं, रहती है, मतलब वो जनरल किसी भी चीज के लिए यूज होती है, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक एक ही डिसीज के लिए यूज हो, वो जनरल यूज होती है। तो उसको हम स्पेसिफिक कहेंगे या नॉन स्पेसिफिक कहेंगे? नॉन स्पेसिफिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नॉन स्पेसिफिक कहेंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा है चितरंजन साहू जी से। जी सर। आप मुझे बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है? ये सर स्पेसिफिक होता है, ये जन्म के बाद इसका उपयोग किया जाता है सर।
इसका टारगेट सिर्फ एक रोग से संबंधित, एक वायरस से संबंधित होता है सर। अच्छा, इसका नाम पूछ रहा हूँ मैं, इसका अन्य नाम भी कुछ होते हैं? नाम नहीं पता सर मेरे को। बाकी लोग मैसेज करें। मोहित पाल जी मुझे बताएं। इसको अडॉप्टेड बोलते हैं और इसको लर्न वो भी बोलते हैं, एडेप्टिव और लर्नड इम्यूनिटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोहित जी। अब अगला क्वेश्चन मेरा नीरज जी से। नीरज जी आप मुझे बताएंगे, हमने इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो पढ़ा, इन दोनों में मेमोरी सेल किस में बनती है और किस में नहीं बनती है? बताओ। नीरज जी आज है नहीं, ये तो खुल जाता। हाँ बताओ नीरज जी। बाहर चला गया था। जी भैया। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी सेल किस में होती है? एक्वायर्ड में बनती है भैया। अच्छा, एक्वायर्ड में बनती है, इननेट में नहीं बनती, पक्का? जी भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है कुंदन जी से। कुंदन जी आप मुझे बताएंगे, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इमीडिएट जो एक्टिव होती है वो कौन सी वर्क करती है? इमीडिएटली जो एकदम से काम करना शुरू कर देती है, और जो टाइम लेती है वो, और जो टाइम लेती है वो एक्वायर्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा है रुमा मोदक जी से। रुमा जी आप मुझे बताएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के आगे कितने टाइप्स हैं? एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मुझे राधिका जी हेलो सर। बताएंगे नेचुरल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है रुमा जी आपका। जी सर। नेचुरल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? नेचुरल के अंदर सर जो बॉडी में ही है इम्यूनिटी, नेचुरल ठीक तरीके है। से जो मिलती है सर, और आर्टिफिशियल जैसे कि कोरोना के आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बना के डाली जा रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मेरा है पुष्पा जी। आप मुझे बताएंगे पुष्पा जी, वैक्सीन किसके अंतर्गत आएगी? सर एक्वायर्ड के अंदर आएगी, आर्टिफिशियल जो होती है। वेरी गुड। और आर्टिफिशियल में भी एक्टिव में आएगी या पैसिव में आएगी? एक्टिव में आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे चितरंजन साहू जी, सीरम किस में आएगा? ब्लड सीरम चढ़ा दिया डायरेक्टली। ये आएगा पैसिव आएगा सर, आर्टिफिशियल के अंतर्गत। वेरी गुड, आर्टिफिशियल पैसिव में आएगा, बहुत अच्छा बताया आपने। और अगला मेरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये हो गया। अच्छा हाँ, ये वाला। अब मुझे बताएंगे कौशल जी। कौशल जी आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे लिम्फेथेटिक ऑर्गन्स के नाम बताएंगे। वैसे तो बहुत है, तीन मुख्य हैं। एक है स्प्लेन, और गले के पास होता है, उसको टॉन्सिल बोलते हैं। और दूसरा जो दोनों उसमें लंग्स के पास होता है, ऊपर थोड़ा हार्ट के बगल में, थाइमस बोलते हैं, आई थिंक थाइमस ग्लैंड। वेरी गुड, आगे। और सलाइवरी भी आपने बताया था, आंसू भी बताया था। इतना ही सुन पाया था, फिर मैं मार्केट चला गया था बेटे की दवाई लेने के वो लिए। ऑर्गन नहीं है, वो ऑर्गन में नहीं आएंगे। हाँ, ऑर्गन में organ- यही आएंगे, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, पेयर पैचेज है, और स्प्लिन है। हाँ, लिम्फ ठीक है? नोड्स ये ऑर्गन, लिम्फ नोड हैं जो गांठे गांठे होती हैं, बाजू में होती हैं, गले में होती हैं, चेस्ट में होती है, पेट में होती है, थाई में होती है, थाई में, है ना, जो पूरे शरीर में गांठे गांठे बनी हुई होती हैं। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन मेरा है संतोषी जी से। संतोषी जी आप मुझे बताएंगे कि लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन कौन सा है, स्प्लीन। और इसको और किस नाम से जानते हैं? प्लीहा हिंदी में बोलते हैं सर, ये पता है, और नाम नहीं। मुझे बताएंगे भावना चौधरी जी, डीएसवी भी, आप बताइए।
सर आपने बताया था वो रेड ब्लड का कब्रिस्तान कुछ करके, पता नहीं वेरी गुड, मतलब समथिंग। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे आरबीसी होती है ना, वो जब डेथ हो जाती है ना, उनके 120 दिनों में डेथ हो जाती है आरबीसी की, तो वो जाकर के स्प्लीन में स्टोर होती है। और एक और मैं भी बता देता हूँ, छूट गया था बताना, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसको स्प्लीन को ब्लड बैंक। अब कोई मुझे बताएगा ब्लड बैंक क्यों कहते हैं इसको? एनीवन बताओ, राजेश जी। सर इसके अंदर मतलब जो खून है वो जमा रहता है ऑलरेडी सर। इसमें सर इरिथ्रोसाइट का वो तो जमा डेड होता है। सेल्स है। इरिथ्रोसाइट वेरी का गुड जमा होता है। कुंदन जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको याद है जब हम वो पढ़ रहे थे, लीवर पढ़ाया था, वहां पे मैंने एक बात बताई थी आपको, और स्केलेटल सिस्टम में भी बताई थी। बताओ, अभी मैं ब्लड डोनेट करता हूं तो मेरा खून बनेगा, कहाँ बनेगा बताओ कुंदन जी? हाँ जी, हाँ सर। मैंने ब्लड डोनेट कर दिया 1 लीटर, अब मेरे अंदर खून तो बनेगा, वो कहाँ से बनेगा ये बताओ? वो तो ब्लड वेसल से ही निर्माण होगा ना सर, जो ब्लड वेसल्स कैसे, पाइप कैसे बनाएंगे? बाकी लोग मैसेज करो। कंफ्यूज हो गए कुंदन जी आप? स्केलेटल सिस्टम मैंने बोल दिया, लो अब तो बता दो, स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ाया था मैंने ये। और बता दो, लॉन्ग बोन में पढ़ाया था, बताओ लॉन्ग बोन में। बोन मैरो में ना? हाँ सॉरी। क्या कह रहे हो भारती जी? फीमर में। फीमर पास तो पहुंच गए हो, अब उसके अंदर और पहुंच जाओ, फीमर के अंदर क्या था? बोन मैरो ना? बोन मैरो। बोन मैरो में बनता है ब्लड। अभी हम बड़े हो गए हैं ना, अब हम खून डोनेट करेंगे तो जो हमारा नया खून बनेगा वो हमारी बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो, क्रिस मूवी देखी है आपने, क्रिस 3? याद है उसमें वो एक वायरस फैलाता है, और वो क्रिस क्या करता है, क्रिस के पापा अपने बोन मैरो से, वो क्रिस बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, जो एक्टर ने है बोली कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं हुआ, उसके पेट में बच्चा था उसको कुछ नहीं हुआ, और उसके पिता को कुछ नहीं हुआ, जबकि बाकी सारी पब्लिक में वो वायरस फैल गया। तो उसके पापा ने सोचा ना वहां पे कि हमारे खून में कुछ ऐसी चीज है तो जिसकी वजह से वो वायरस उस क्रिस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा था। फिर आपको ध्यान है उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, उसके पापा ने क्रिस को एक टीका लगाया, याद है आपको? आपको मूवी ध्यान होगी, जल्दी समझोगे आप। वो टीका लगाया था क्रिस को, एक बार तो वो लाल सा हो गया घाव उसका, और 1-2 मिनट में फिर वो गायब हो गया। मतलब कि क्रिस के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी थी, तभी तो उसको ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर उसने क्या किया, अब उसके पापा तो साइंटिस्ट थे, उसने अपने खून से बना दिया दवाई, और क्रिस ने क्या किया, बम के जरिए पूरे भारतवर्ष में फैला दिया, और वो जो वायरस जो फैला था वो गायब हो गया। तो वो भी क्या था एक्चुअल में, आप ध्यान से देखो ना, मूवीज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी मैंने समझा दिया आपको, ये वायरस था, कैसे वायरस को दूर किया गया। और वहां पे फिर उसने पूछा ना, उस विलन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन था विलन वो, उस विलन ने बोला कि इसका जो अगेंस्ट जो एंटीबॉडी थी, हाँ जो भी था वो, उसने बोला कि मेरे को मेरी सीक्रेट किसने लीक किए, वो अपने लोगों को मारने भी लग गया था, तुम लोगों ने धोखा दिया मेरे को। लेकिन वो एक्चुअल में उसकी बोन मैरो में था, क्योंकि वो भी तो उसका ही भाई था ना क्रिस का, उसने अपने खून से उस वायरस को बनाया था, तो इसीलिए उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये है, इस तरीके से आप इन चीजों को समझो, थोड़ा सा अपना दिमाग खुलेगा आपका। ये हो गया, ठीक है, आज मैंने इतना ही पढ़ाया आपको। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर मेरे को ये पूछना था कि लोग बोलते हैं कि एक बार मतलब अपन ने वैक्सीन ले ली तो दोबारा